Hello, my chick. Hello, my chick. Good morning to all of you. Good morning. आपको मैं कुछ असाइनमेंट दिया था करने के लिए। मेरा आदत है कि मैं पहले असाइनमेंट भी डिस्कस करता हूँ, तो आई होप आपने असाइनमेंट बनाया होगा। असाइनमेंट तो मैं आपको बनाने के लिए दिया हूँ बेटा, ये बोर्ड प्लस कंपटीशन इन दोनों को ध्यान में रख करके दिया जाता है, समझ गए। और इसीलिए कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्टी जरूर महसूस हुआ होगा, है ना। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्टी आपको हर समय होते ही रहेंगे, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं वन बाय वन क्वेश्चन पूछता हूँ, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरा आवाज बहुत कम जा रहा है, बाकी लोग को कैसा लग रहा है? मेरा आवाज बहुत कम जा रहा है, मेरा आवाज बहुत कम जा रहा है, बाकी लोग बताइए। अब मेरा आवाज जा रहा है ठीक? मेरा आवाज अब ठीक जा रहा है? मेरा आवाज अब जा रहा है ठीक? ठीक है, आगे बढ़े। इस टाइम तो ऐसे पार होते रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 बाबू नेटवर्क का इश्यू है, रोज चलते ही रहेगा, ठीक है। नेटवर्क का इश्यू जो है ये थोड़ा सा चलते ही रहेगा, तो वायर्ड रहने से ये सब कम होता है और वायर्ड नहीं रहने से ये सब ज्यादा होता है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। तो आपको जो असाइनमेंट दिया गया है डिस्कस करने के लिए, पहले हम लोग उसमें से उठाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 नंबर पे एक टर्म आया है एसटीपी। कुछ लोग का पूछना था कि एसटीपी सर क्या होता है, बता दीजिए, ठीक है। जैसे जैसे दो चीज आते जाएगा मैं बताते जाऊंगा। देखो बेटा, एक होता है एसटीपी और एक होता है एनटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये सब का क्यों जरूरत पड़ा?
इन सबका हमें क्यों जरूरत पड़ता है, इन सबका हमें क्यों जरूरत पड़ता है, ये चीज हमें सीखना है। क्यों हमें इनका जरूरत, इनका क्यों जरूरत है, चलिए ये आप सीखते हैं कि इनका क्यों जरूरत पड़ता है। Used in case of gases only, ये केवल गैस के केस में ही यूज किए जाते हैं, सॉलिड और लिक्विड के केस में इनको यूज नहीं किया जाता है। देखिए क्यों, आप लोग एक टर्म सुने होंगे साइज, साइज जिसका मतलब होता है डायमेंशन, ठीक है। जब कोई आपको सॉलिड दे दिया जाए, सॉलिड, तो उसका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस, ये सब आप डिफाइन कर सकते हो। और जब ये सब आप डिफाइन कर सकते हो तो उसका साइज भी आप डिफाइन कर सकते हो, इजंट इट। कोई भी सॉलिड सब्सटेंस किया जाए, इसका कुछ लेंथ होगा, कुछ ब्रेड्थ होगा, कुछ हाइट होगा, रेडियस होगा, उसको कहीं पर भी जमीन पर रख दीजिए, टेबल पर रख दीजिए, उसका डेफिनिट होता है ये सब, वो समय के साथ बदलता नहीं है और उसको मेजर किया जा सकता है, और इसीलिए उसके साइज को आप आसानी से बतला सकते हो, उसके साइज को आप आसानी से बतला सकते हो। अगर आपको लिक्विड दे दिया जाए तो लिक्विड का भी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, रेडियस जो भी है आप इसको मेजर कर सकते हो। एक गिलास में रख दीजिए, इसमें पानी है, गिलास में रख दीजिए या वॉल्यूम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में रख दीजिए, आपको ये लिक्विड का सारी डायमेंशन पता हो सकते हैं और इसका आप साइज मेजर कर सकते हो, ठीक है। और इसका साइज जो होता है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ये टेम्परेचर वगैरह बदलने से कुछ खास बदलता नहीं है। दिस इज ट्रू फॉर बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। टेम्परेचर चेंज कर दीजिए, प्रेशर चेंज कर दीजिए, इनके बदलने से सॉलिड एंड लिक्विड के साइज में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए यहां लिख दीजिए नेग्लिजिबल चेंज if pressure and temperature are changed. नेग्लिजिबल चेंज होता है जब प्रेशर और टेम्परेचर को आप चेंज करते हो तो, ठीक है। सॉलिड और लिक्विड के केस में नेग्लिजिबल चेंज होता है साइज में if you change the pressure and temperature. But if you take the example of gas, जब आप गैस लेते हो तो गैस के बारे में आपको एक जानकारी होगा, it acquires the shape and size of the container. ये आप जूनियर क्लास में भी पढ़े होंगे। गैस एक होता है कि गैस को आप जिस कंटेनर में रखिएगा उस कंटेनर में मौजूद इंटायर वॉल्यूम जितना भी होगा सभी को वो पूरी तरीके से ऑक्यूपाई कर लेंगे। सेम गैस को आप इसमें रखिएगा तो पूरे में आपको फैला हुआ रहेगा, सेम गैस को आप अगर इस बर्तन में रख दीजिएगा तो पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा, सेम गैस को आप इसमें रख दीजिएगा तो भी पूरे वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगा। ये गैस का एक क्वालिटी होता है, जिस कंटेनर में आप उसको रखते हैं उस कंटेनर के वॉल्यूम को, पूरे वॉल्यूम को एक्वायर कर लेता है। जिस कंटेनर में आप उसको रखते हैं उस कंटेनर के पूरे वॉल्यूम को वो एक्वायर कर लेता है। इट एक्वायर्स द शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर। और इसी कारण से इसका लेंथ, ब्रेड्थ एंड साइज डिफाइन नहीं किया जा सकता है। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर वेरिएबल, नॉट डिफाइंड। ये वेरिएबल है, सेम माने अगर उसको इसमें रखिएगा तो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ और होगा,
इसमें रखिएगा कुछ और हो जाएगा, इसमें रखिएगा कुछ और हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए जब गैस का हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो गैस के वॉल्यूम के लिए आप लेंथ ब्रेड्थ हाइट जब बता रहे हैं या कहिए गैस का वॉल्यूम जब आप बता रहे हैं तो आपको यही बताना होगा कि वो किस टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर है। बिकॉज इफ यू चेंज द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ एनी गैस its volume also changes. It depends on the temperature and pressure on which the volume of the gas is resolved. ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर आपको एक बात लिखना होगा, volume of any gas is defined at a specific P and Q. अगर आप कहीं पर ये कह देते हो, अगर आप कहीं पर ये कह देते हो कि कोई गैस है इसका वॉल्यूम 1 लीटर, तो इस 1 लीटर का कोई मतलब नहीं है, समझ गए। अगर आप कहते हैं कि कोई गैस है इसका वॉल्यूम 5 लीटर, इस 5 लीटर का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जैसे ही मैं टेम्परेचर एंड प्रेशर चेंज करूंगा उस गैस का वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। और इसीलिए जब भी आप गैस का वॉल्यूम डिफाइन करते हो तो आपको टेम्परेचर एंड प्रेशर को बताना पड़ता है कि उसका वॉल्यूम को मैं किस टेम्परेचर एंड प्रेशर के कंडीशन पर डिफाइन किया हूं। ठीक है, ठीक है। और इसी टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन का कोई खास वैल्यू है, एसटीपी और एनटीपी कंडीशन। एसटीपी और एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, ये होता कितना है तो मैं बता दूं, इस केस में टेम्परेचर जो आपका होता है दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों सेम। टेम्परेचर आपको 0 डिग्री सेल्सियस होता है और प्रेशर आपको 180 है, कई जगह 1 बार भी लिखा रहता है, 180 या 1 बार लिखा हुआ रहता है। लिक्विड का लेंथ ब्रेथ हाइट वेरिएबल होता है, लेकिन टेम्परेचर को चेंज करने से नहीं वेरी करता है, बात समझ गए। और इसीलिए एक गिवन केस में उसको मेजर किया जा सकता है। टेम्परेचर और प्रेशर से देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, नेग्लिजिबल चेंज इफ P and T आर चेंज। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट इसका मेजर करिए, साइज आप पता कर लीजिए और इसके बाद टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करिए। ठीक है, आपको साइज में ना के बराबर चाहिए हो, लेकिन गैस के केस में आप एक गिवन केस में उसका वॉल्यूम मेजर करिए, लेंथ ब्रेथ हाइट मेजर करिए और फिर टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज करिए। जब चेंज करेंगे आप तो आपको लेंथ ब्रेथ हाइट भी उसका चेंज कर जाता है। और इसीलिए लेंथ ब्रेथ हाइट या कहिए साइज ऑफ गैस इररिलेवेंट हो जाता है अनलेस यू डिफाइन the temperature and pressure condition along with the volume of the gas। ठीक है, अभी भी किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम कंडीशन, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटीएम, ये सब थ्योरी का पार्ट है बेटा, कहीं लिख लीजिए आप लोग, ये सब बेकार हम लोग जाने नहीं देंगे, थ्योरी का पार्ट है, लिख लीजिए, क्योंकि आगे से हमें पता रहेगा कि एसटीपी हम लोग पढ़ चुके हैं और रोज हम लोग इन सब को इस्तेमाल करते रहेंगे। ठीक है, तो जब भी आपको एसटीपी दिया जाए या एनटीपी दिया जाए, टेम्परेचर कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होगा 180, याद रखिएगा। और ये एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल of any gas at STP or NTP is 22.6
4 लीटर volume of 1 mole of any gas at STP or NTP is 22.4 liter only. अगर आप P and P इनमें से किसी को बदल देते हैं तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम ही बदल जाएगा, लेकिन जब तक ये STP फिक्स रहता है तब तक इसका वैल्यू 1 लीटर ही होगा। 22.4 लीटर ही आपका होगा, तब तक इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर ही आपका होगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो? और कोई दिक्कत हो? अरे 22.4 लीटर होता है बेटा, एक होता है SATP स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, वो अभी नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 1 उठाते हैं। क्वेश्चन 1 उठाए, in the following reaction 0.84 gram of magnesium carbonate on heating gave 0.4 gram of magnesium oxide solid. If law of conservation of masses is followed, other compound is तो निकालते हैं, चेक कर लेते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, दिया जाए MgCO3 सॉलिड MgO सॉलिड है एंड CO2 गैस। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, और बोर्ड में जो आप तैयारी करते थे उस समय क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस्ड मिलता था। अब यहाँ हर चीज में अप्लाई करना होगा। लिखा है क्वेश्चन में कि इसका 0.84 ग्राम लिया गया और इसको हीट करने पर 0.4 ग्राम 0.4 ग्राम आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से 0.44 ग्राम आपको मिलता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, इस CO2 को देखिए, CO2 का 1 मोल जब लेते हैं, 9-10 में मोल थोड़ा सा तो पढ़ा हुआ सबको रखा है। 1 मोल का मास इसका कितना, मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, कितना होता है? 44 ग्राम। 1 मोल का मास इसका कितना होता है बेटा? 44 ग्राम। ठीक है, तो जब ये 44 ग्राम होता है तो वॉल्यूम इस गैस का 22.4 लीटर होता है। तो 44 ग्राम है तो वॉल्यूम इसका 22.4 लीटर। 1 ग्राम अगर होगा तो वॉल्यूम 22.4 बाई 44 लीटर होगा, लेकिन असल में है कितना? 0.44 ग्राम, और इसीलिए इसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 बाई 44 into 0.44 आ जाएगा 0.224 लीटर। एनी कंफ्यूजन अगेन? और कोई कंफ्यूजन?
नाइन्थ टेंथ में भी पढ़ते हैं कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? 1 मोल गैस का मास। 1 मोल इसका लीजिएगा तो कितना मास हो जाएगा? 44 ग्राम। नाइन्थ टेंथ में भी इसको हम यूज करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? Question number 2. Consider the following pairs in which cases law of multiple proportion is followed. एक चीज बताओ, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का डेफिनेशन क्या है? कि जब दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो सेम एलिमेंट आपस में कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाने वाला कौन कौन सा केस है? फर्स्ट में तो है दोनों में कार्बन है, दोनों में हाइड्रोजन है और कंपाउंड भी डिफरेंट है। तो फर्स्ट आपको आंसर का पार्ट होगा। सेकंड, नाइट्रोजन भी दोनों में है, ऑक्सीजन भी दोनों में है, कंपाउंड भी डिफरेंट है, ये भी आंसर का पार्ट होगा। थर्ड में कार्बन भी दोनों में है, ऑक्सीजन भी दोनों में है और कंपाउंड भी डिफरेंट है ना? तो तीसरा भी आपको आंसर का पार्ट होगा। फोर में हाइड्रोजन भी दोनों है में है, ऑक्सीजन भी दोनों में है और कंपाउंड भी डिफरेंट है, यानी कि ये भी आपको पार्ट होगा। डी आपको आंसर होना चाहिए। विशाल कुमार, जवाब मिला आपको? डी इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन 3, 4, 5 5 5 5 6 6 देखा जाए। छोटू कुमार 6 ना? छोटू कुमार 6 कि 5? सिक्स देखा जाए। टू ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। माने दो ऑक्साइड के हाइड्रोजन है और फॉलो करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। The percentage of oxygen in one oxide is 88.89. Then percentage of oxygen in the other oxide is। चलिए बनाया गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का ये दिया गया। देखो बेटा, हाइड्रोजन हमेशा प्लस होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा HX H2OX करके कोई कंपाउंड हो, जहां X का वैल्यू हमें नहीं पता है तो क्या है? छोटू ऐसे मत बोलो, क्लियर बोलो। पांचवा चाहिए कि छठा चाहिए? छोटू बहुत लेट से रिप्लाई करते हो। 5 भी चाहिए।
तो ऐसे 5 क्लियर लिखा करो तब तो पता चलेगा। 5 पराजी, इफ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल, बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैं कल ही मना कर दिया था, ठीक है। तो 6 करते हैं, उसको कैंसिल कर दीजिएगा। तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हमें नहीं पता है कि क्या इसका फॉर्मूला है। आपको मन हो ये मान लीजिए, आपको मन हो ये मान लीजिए, सब चलेगा। कोई कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, तो क्यों लगे। आगे, टू ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ए परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन वन ऑक्साइड, ठीक है। ये मान लीजिए पहला है, ये मान लीजिए दूसरा है, ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। If the percentage of oxygen in one oxide is 88.8, ठीक है, तो 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0.11। देखिए तो सेकंड, then percentage of hydrogen in the other oxide is, तो अदर ऑक्साइड में परसेंटेज क्या होगा ये पूछा गया। मान लीजिए कुछ है y है, तो ये 100 माइनस y है। क्वेश्चन करता है कि किसी एक एलिमेंट के बराबर मास के लिए, ठीक है, दूसरे एलिमेंट का मास रेशियो एक सिंपल इंटीजर रेशियो होता है। फिर से देखिए, किसी एक एलिमेंट के बराबर मास के लिए दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो इंटीजर फॉर्म होता है। तो हम एक काम करते हैं, ये आपको 11.11 है, तो इतना है। अगर हाइड्रोजन 1 होता तो ऑक्सीजन कितना होता, 88.89 बाई 11 होता कि नहीं होता। और ये 8 से आपको कैसे मिलेगा। और उसी तरह से जब ये 1 होता तो ये कितना होता, y बाई 100 माइनस y। और इसीलिए 8 बाई y बाई 100 माइनस y एक इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए थे, इंटीजर, या कहिए p बाई q फॉर्म में होना चाहिए थे। मैथ में थोड़ा सा लाइट टाइप में आप सीखे होंगे, p बाई q फॉर्म में इसको होना चाहिए। कितना होना चाहिए था इसको, p बाई q फॉर्म इसको होना चाहिए, ठीक है। इसको इंटीजर हमें बनाने की कोशिश करना चाहिए। कैसे हो जाएगा, 8 इंटू 100 माइनस y बाई 1।
8 into 100 minus y into y, ठीक है। इस तरह से करते तो ये आपको आ जाता। अब इसको हम लोग इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें, इसमें कन्वर्ट करना चाहे, इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहे तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो इसका उपाय एक ही, हीट एंड ट्रायल जाने के बजाय जो एक्चुअल वैल्यू है उनको पुट करके रख के चेक कर लिया जाए। एक है 27.16, एक है 53.42, एक है 91.23 और एक है 94.1। हीट एंड ट्रायल करना ही यहाँ ज्यादा उचित होगा क्योंकि वेरिएबल बहुत सारे y है, p है, q है, तो वन बाय वन हम चेक करते हैं। जब इसको यहाँ रखा गया 8 into 100 minus 27.16 by 27.16, देखते हैं कितना आता है। ये आपको आता है 21.455। बी में चेक करते हैं कितना आता है, 100 माइनस 6.975, इसमें कितना आता है, 0.769 आता है। फोर्थ में कितना आता है, मतलब इतना आपको हाँ परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन 8 में दिया हुआ है, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इतना है तो हाइड्रोजन का 100 माइनस इतना हो जाएगा, ठीक है। दूसरे केस में नहीं दिया, ऑक्सीजन के परसेंटेज को मैं y माना, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 100 माइनस y हो जाएगा। अब लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि किसी एक एलिमेंट के बराबर मास के लिए दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो इंटीजर्स का रेशियो होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जब देखा जाए यहाँ पर तो ये जब इतना है तो इतना, ये 1 यूनिट होगा तो इसका मास कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का इतना हो जाएगा। अगर ये 1 यूनिट होगा तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। अब ये मुझे मिल चुका है। अब हाइड्रोजन का बराबर मास हो गया तो ऑक्सीजन का मास क्या होना चाहिए, इंटीग्रल रेशियो में होना चाहिए। मैं डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर देने के बाद ये p by q फॉर्मेट में होना चाहिए, where p and q आर इंटीजर्स। इसको सॉल्व किया गया, ऐसे ही वेरिएबल्स बहुत डाले, 1 2 3 वेरिएबल से सॉल्व करना मुश्किल है। तो जब वेरिएबल ज्यादा हो और कंडीशन क्वेश्चन में वो कम दिया हुआ हो तो हम हीट एंड ट्रायल से चलते हैं।
और मैंने भी वही किया। पहले मैं ए का वैल्यू यहाँ पुट किया और निकालने की कोशिश किया। ये इंटीजर के नजदीक नहीं, 21.4 आ गया सीधे 5। जब मैं 53.42 लिया तो 6.9 होके आया। जब 91.23 लिया तो 0.76 आया। लेकिन जब मैं 94.11 आया तो 0.500, 2 बार 0 आया। दिस इज 1/2 है कि नहीं? और इसीलिए आपको आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी ही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। समझ गए? समझ गए? कुछ क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होते हैं वो क्वेश्चन में नहीं दिए होते हैं, तो ऐसे केस में हम चॉइसेस का वैल्यू पुट कर करके देते हैं। एक बार फिर से देखिए, देखो जब ये हाइड्रोजन इतना है तो ऑक्सीजन इतना है। हाइड्रोजन जब यूनिट होगा तो ऑक्सीजन कितना होगा? तो दिस डिवाइडेड बाय दिस यूनिटरी मेथड से, यानी 8 यूनिट आपको। इसी तरह से जब ये यूनिट होगा तो y, तो ऑक्सीजन कितना होगा? y बाय दिस। अब कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन करता है कि किसी एलिमेंट के बराबर मास के लिए दूसरे एलिमेंट के मासेस जो होते हैं वो इंटीग्रल रेशियो में होना चाहिए। हम करते हैं इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दिए कि हमको ये आ गया। अब ये हमारा इंटीजर का रेशियो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर का रेशियो होना चाहिए। जो चॉइसेस दिया गया उनको 1/1 में पुट किया, ये चेक करने के लिए कि वो कौन सा केस है जिसमें इंटीजर का रेशियो आ रहा है। ये कौन सा केस है जिसमें इंटीजर का रेशियो आ रहा है? वो कौन सा केस है जिसमें इंटीजर का रेशियो आ रहा है? ठीक है, तो इंटीजर का रेशियो जिसमें आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम डी केस में देखते हैं कि डी हमारा 1/2 इंटीजर का रेशियो आएगा, इसलिए डी हमारा सही आंसर होगा। हो गया? आवाज जा रहा है आप लोग को? चलिए 6 के बाद 7 हो गया। 7 हो गया। 8 पूछा गया। चलिए 8 देखा जाए। Which of the following statement indicates the law of multiple proportion is being followed? वो कौन सा केस है जिसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो किया जा रहा है? Sample of carbon dioxide taken from any source will always have carbon and oxygen in the ratio of 1:2. 1:2 ये तो गलत में दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 32 होता है। 4 से जब काटिएगा तो ये 3 आएगा और ये 8 हो जाएगा। तो हमेशा इसमें 3:8 होता है, 1:2 नहीं होता है, इसलिए चॉइस ए गलत है। बी, कार्बन फॉर्म्स 2 oxides, namely CO2 and CO, where masses of oxygen which combines with fixed mass of carbon are in the simple ratio. ये तो ठीक है, CO2 and CO। कार्बन यहाँ पर 12 है, ये भी 12 है, ये 32 है और ये 16, 2:1, ये करेक्ट है। When magnesium bonds in oxygen, the amount of magnesium taken for the reaction is equal to the amount of magnesium in magnesium oxide form. लेते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम 24 ग्राम होता है और ऑक्सीजन 60 ग्राम होता है। दिस इज नॉट इक्वल, और इसलिए सी चॉइस गलत है। डी, at the constant temperature and pressure
200 ml ऑफ हाइड्रोजन विल कंबाइन। ये भी देख लीजिए, ये गे-लुजेक्स लॉ को चेक करता है। इसको चेक करता है, ये गे-लुजेक्स लॉ को चेक कर रहा है। किसको चेक कर रहा है? ये गे-लुजेक्स लॉ को ये चेक कर रहा है। आपको चेक करने के लिए कौन दिया गया था? जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजन कुमार, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन 9, take 3 compounds. पहला में सल्फर 94.12, ये सिलेबस में नहीं है, वो छोड़ दीजिए। 9th आपको रेसिप्रोकल वाला है, छोड़ दीजिए। ठीक है, सब लोग को मैं कहूंगा कि 9 रेसिप्रोकल वाला कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, सिलेबस में नहीं। क्वेश्चन 10, 11, 12, 11, which of the following statement is correct about the reaction given below? Total mass of iron and oxygen in reactants is equal to total mass of iron and oxygen in product. Therefore, it follows the law of conservation of mass. पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स total mass of reactant is equal to total mass of product. Therefore, law of multiple proportion नहीं, law of multiple proportion ये नहीं होता है। law of multiple proportion होता है जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनता है, तब उसका चर्चा होता है। पर यहाँ पर आपको एक ही कंपाउंड बन रहा है, इसलिए बी इस केस में इररिलेवेंट है, उसको इससे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। सी, amount of Fe2O3 can be increased by taking any one of the reactants in excess. नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि आयरन है और ऑक्सीजन, आयरन और ऑक्सीजन खुद देखिए कि 4 आयरन और 3 ऑक्सीजन आप रेशियो में रिएक्शन जा रहा है। क्या आप अगर आयरन को 10:3 रेशियो में ले आते हैं, ये देखिए 4 आयरन है एंड 3 ऑक्सीजन है, Fe है, 3O2 है, 2Fe2O3। एक चीज देखिए, 4 into 56 ग्राम, 3 into 32 ग्राम, 224 ग्राम, 96 ग्राम। ध्यान रखिए इनका जब भी रिएक्शन होगा ये 224 ग्राम 96 ग्राम से रिएक्शन जाएगा। अगर कोई आदमी कहेगा कि नहीं मैं इसको 96 नहीं लेता हूँ, मैं इसको ले लेता हूँ 200 ग्राम, तो 200 ग्राम इसको तो ज्यादा ले लिए, ये वही में रह गया, तो क्या रिएक्शन आपको बढ़ जाएगा? क्या प्रोडक्ट आपको बनने वाला बढ़ जाएगा? क्या? नो, प्रोडक्ट आपको नहीं बढ़ने वाला। प्रोडक्ट आपको तभी बढ़ेगा जब आयरन को भी ज्यादा लेते हैं। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा?
गलत हो गया। ऑक्सीजन तो जितना मैंने ले लीजिए, आयरन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन से कंबाइन करके Fe2O3 कैसे बनाएगा, इसलिए सी चॉइस इसका गलत है। डी, amount of Fe2O3 produced will decrease if the amount of any one of the reactant is taken in excess। गलत, ना डिक्रीज करेगा ना इंक्रीज करेगा, ठीक है। Yes, limiting factors to cover. Very good. Ankur, limiting factors to cover. तो इसका जवाब मैं दे चुका हूं। 12, क्वेश्चन नंबर 12। Compounds X and Y are formed from elements P and Q into different instruments. चलिए देखा जाए। P and Q कंबाइन करता है, एक केस में X बना है, एंड P and Q कंबाइन करता है, एक केस में Y बना। लिखा है कि पहले केस में P है 0.648 ग्राम और Q है 0.948 ग्राम। P है 0.648 ग्राम, Q है 0.942 ग्राम। दूसरे केस में P है 0.351 ग्राम और 1.527 ग्राम। ये क्या हमें बताता है? कुछ नहीं बताता है, इसका और कुछ डिटेल वगैरह तो दिए नहीं हो आप लोग। इसका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 0.942, 0.648, 1.527, 0.35। पहले इसको मुझे चेक कर लीजिए, तब मैं कोई आपको जवाब दे पाऊंगा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक कर लेते हैं। 0.942 divided by 0.648, 1.4537, 1.527, 0.351, 4.35। देखिए कुछ लॉज जो हम लोग सीखे हैं, उसमें पहला लॉ है लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन। डिफिनिट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी सोर्स से लीजिए कंपाउंड को डिफरेंट एलिमेंट सेम मास रेशियो होगा। यहाँ तो सेम मास रेशियो तो आया नहीं, इसलिए लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन मिलता है। दूसरा एक होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में देखा जाए वो कहता है कि किसी एलिमेंट के गिवन मास के लिए
दूसरे एलिमेंट का मास रेशियो जब निकालिएगा तो वो एक इंटीग्रल रेशियो में आता है। जैसे ये रेशियो जो निकाले हैं उसको फिर से निकाल लीजिए, ठीक है। तो 4.35 by 1.4537 ले लीजिए और इसको फिर से आप डिवाइड करेंगे। 4.35 डिवाइडेड बाय 1.4537 ये आ रहा है 2.99, यानी कि ये 3 है, यानी कि ये 3:1 है। 3 है यानी कि 3:1 है, यानी कि ये आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। तीसरा है रेसिप्रोकल, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। चौथा आपको एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये नहीं है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तब चलता है जब आपको ऐसा हिंट दिया जाए कि ये कुछ मास है, ये कुछ मास है, ये कुछ मास है, ये कुछ मास है, तब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ रहे हैं। इसीलिए इसका अप्रोप्रिएट आंसर आपको होना चाहिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दैट इज ए इज इट्स करेक्ट आंसर। कौन सा दिया है? इसका ए आंसर कर लीजिए आप लोग। हाँ वो गलत दिया हुआ बेटा, ए आंसर इसका करेक्ट होगा। कितना अच्छा 3 आंसर आ चुका है। आंसर सुधार लीजिए, ठीक है। आंसर इसका सुधार लीजिए, ए आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 13 ये आउट ऑफ सिलेबस है। 13 कैंसिल कर दीजिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का 13 कैंसिल कर दीजिए। 13 कैंसिल कर दो बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का 14 चलिए 14 देखा जाए। फोर्टीन क्वेश्चन में कहा है 0.28 ग्राम of nitrogen combines with oxygen, ऑक्सीजन से कंबाइन करता है और नाइट्रोजन को ऑक्साइड देता है। क्या है नहीं पता, लेकिन इसका मास क्वेश्चन में दिया होगा। जीरो 0.28 ग्राम नाइट्रोजन का है और ऑक्सीजन का 0.46 ग्राम है। नाइट्रोजन का 0.28 ग्राम है, ऑक्सीजन से कंबाइन किया है और नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनाया 0.46 ग्राम। इसका नाम क्वेश्चन में ए दिया है, लिखा है कि इसका 0.28 ग्राम एक और केस में कंबाइन किया ऑक्सीजन से, तो आपको ये 0.6 ग्राम दिया। तो ये तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन खुद हम लोग निकाल सकते हैं। ये देखिए
दिस माइनस दिस कर दीजिए तो ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, तो दिस माइनस दिस करिए तो 6 में से 8 गया 8 और 3 में से 2 गया 1, इसको निकाल लीजिए। 0 में से 8 गया 2 और 5 में से 2 गया 3। तो किसी एक एलिमेंट के बराबर मास के लिए दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो, तो दूसरे एलिमेंट का मास का रेशियो निकालिए। तो 0.18 बाई 0.3 18 बाई 18 का मतलब हो गया 9 और 16। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गया बेटा, जो आपने क्वेश्चन सेट किया है तो उससे एक मिस्टेक हुआ है, आप करेक्शन कर लीजिए। तो इसमें आप यहाँ पर कर लीजिए, इसको सुधार लीजिए क्वेश्चन। तो ये कितना हो जाएगा 0.16 और ये 0.16 रहेगा, 0.16 रहेगा और ये 1/2। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती है बेटा, उसको सुधार कर लीजिए। 14 लिखा हुआ है कि 0.28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन combines with oxygen when 0.46 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड A is formed। तो 0.46 नहीं होगा, 0.44 ग्राम होगा। ठीक है, अब आपसे ये बन जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। बताना है। चलिए 15 देखा लेते। लिखा है पहला CaCO3 को हीट करने CaO एंड Ca2 मिलकर लिखा है कि इसका 10 ग्राम को हीट करिएगा जिसका 50% यूनिटी है, 50% इम्प्योरिटी। तो असल में 10 ग्राम में 50% इम्प्योरिटी है, तो 50% ही प्योरिटी है। तो 10 ग्राम का 50% ये है, यानी कि असली में ये कितना है 5 ग्राम। इसको हीट करने पर ये कितना बनेगा, ये आपसे पूछा गया। एक चीज देखो, तब मैं बताया था कि इसके 100 ग्राम को हीट करिए, मैंने खुद आप इसको देख सकते हैं कि ये 1 मोल है, तो ये 1 मोल बन रहा है और तो ये 1 मोल बन रहा है कि नहीं?
और 1 मोल जब ये बनेगा तो 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम होगा। कब? एट एसटी और 1 मोल ये कितना होता है बेटा? 100 ग्राम। यानी कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर 22.4 लीटर CO2 गैस लिबरेट होता है। 1 ग्राम को हीट करने पर 22.4 बाई 100 लीटर लिबरेट होगा। लेकिन असल में आप 5 ग्राम इसको हीट कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? 22.4 बाई 100 इंटू 5 1.12 लीटर हो जाएगा। 1.12 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको? 9/16 आदित्य 9/16 अगर रहता तो होता, लेकिन हमारे सिलेबस में इतने बड़े बड़े इंटीजर्स नहीं आते। हमारे सिलेबस में सिंपली 1/2, 2/3, 2/5, 3/8 ऐसे चलता था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। लिबरेट होना चाहिए था 1.12 लीटर, जबकि क्वेश्चन में दिया है 2.24 लीटर, इसलिए पहला गलत है। ठीक है, नोट कर लीजिए पहले का। इसका दूसरा चॉइस देखते हैं। नोट हो जाए तो कोई बता दीजिएगा। ओके, अब इसका सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखा जाए। MnO2 का रिएक्शन HCl से करवाया जा रहा है। MnO2 का रिएक्शन HCl से करवाया जा रहा है। रिएक्शन होने के बाद बनेगा MnCl2। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद भी कर लीजिएगा। लिखा है 8.7 ग्राम, जो कि 80% प्योर है। ऐसा करने से 1.792 लीटर Cl2 प्रोड्यूस होता है एसटीपी पर। ये आपको समझ में चेक कर लीजिए। पहले आप एक चीज देख लीजिए,
कि इसका एक मोल रिएक्शन जाता है तो इसका एक मोल प्रोड्यूस करता है। इसका एक मोल मास के टर्म में कितना हो गया? तो मैंगनीज का 55 होता है और 2 ऑक्सीजन का 32, 5 और 2 7 और 5 और यानी कि 87 ग्राम। और ये कितना हो जाएगा? 35 लीटर, सॉरी 22.4 लीटर। तो ऐसे एक चीज सीखे, जब 87 ग्राम ये रिएक्शन जाता है तो क्लोरीन का आपका 22.4 लीटर प्रोड्यूस करता है। तो ठीक है, असल में इसका कितना रिएक्शन जा रहा है? 8.7 ग्राम का 80% रिएक्शन जा रहा है। 8 पॉइंट पहले यूनिट कर लेते हैं, यूनिट में कितना हो जाएगा? बाई 87, लेकिन असल में कितना जा रहा है? 8.7 का वो भी 80%, 22.4 बाई 87 इनटू 8.7 इनटू 0.8, ये आपको 10 से कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आपको आता है 1.792 लीटर। केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ही बहुतों लोग को डुबा देता है, तो कैलकुलेशन आपको करने आना चाहिए। और इसका थर्ड पार्ट चेक कर लिए आप लोग? थर्ड पार्ट चेक कर लिए? अब हम लोग थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। थ्योरी आगे बढ़ेगा तब हम लोग को जाकर कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे, ठीक है? थ्योरी आगे बढ़े थे, देखो बेटा क्वेश्चन तो बनाने पड़ेंगे, बिना क्वेश्चन के कंपटीशन नहीं हो सकता है। हाँ, अब हम लोग थ्योरी आगे बढ़ाते हैं। चलिए चलिए आगे थ्योरी लिखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मुझे पता है कि ये आप लोगों को बढ़िया से पढ़ा हुआ है 9th क्लास में भी, और इसलिए मैं इसको जल्दी निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि कुछ नया इसमें 11th में ऐड नहीं किया गया है। पुराना वाला जो आप पढ़े थे उन्हीं सब चीजों को यहाँ ज्यादातर रखा गया है। स्टार्ट करते हैं। तो इनका पहला स्टेटमेंट ये था, पहला स्टेटमेंट इनका ये था कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ small indivisible particle called
एटॉमी। ये नॉन इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब उनके लैंग्वेज में था इंडिविजिबल पार्ट। एटॉमी नॉन इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल। इसी को एटम कहा गया। क्या कहा गया इसको? एटम। एटम का मतलब ही होता है इंडिविजिबल। यस, परमाणु। ठीक है, कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक है, सेकेंड इनका स्टेटमेंट था, इन सब पर न्यूमेरिकल आपका नहीं है। ऑल दी atoms of the same element have identical shape, size and mass. Identical shape, size and mass. Identical shape, size and mass. कोई दिक्कत? किसी एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उन सभी के शेप, साइज एंड मास बराबर होंगे। हालांकि ये पॉइंट इनका बाद में जाकर गलत साबित हो गया, जहां पर आइसोटोप वगैरह आ गए, आइसोबार आ गए, वहां पर ये सब गलत साबित हो गया। लेकिन इनका थ्योरी को तो नहीं ना बदला जा सकता है। जिस थ्योरी को डाल्टन देकर चले गए उस थ्योरी को तो नहीं बदला जा सकता है। अब वो आएंगे, सुधार करेंगे तब ना बदलेगा, और वो आएंगे नहीं तो है। तो ये थ्योरी जो है गलत है, चाहे जो है, जो एक बार दे दिया गया उसी थ्योरी को आज हम लोग देखते। इनका ये भी स्टेटमेंट था कि अगर दूसरे एलिमेंट का एटम लीजिएगा तो उनका मास डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगा। अगर आप डिफरेंट एलिमेंट के एटम लेते हैं तो उनका मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। तो एक और लाइन है, एटम्स ऑफ different elements have different masses and chemical properties. Different masses and chemical properties. डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का मास भी डिफरेंट होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। ठीक है, और इनका अगला स्टेटमेंट था an atom is the smallest particle which takes part in any chemical reaction.
An atom is the smallest particle, the state part in any chemical reaction. ये अगला स्टेटमेंट लिखा था। पहला स्टेटमेंट आप लोग लिख लिए होंगे, मैं मिटाता हूं। मैं बहुत ज्यादा स्टेटमेंट नहीं लूंगा, मैं इन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब चीज आप जानते हैं और ये सब कोई पूछता नहीं है। ठीक है, मैं आगे पर ध्यान दूंगा। ठीक है, पहला पॉइंट मैं मिटाऊं। चलिए, फाइन। Atoms in a chemical reaction are neither created nor destroyed, rather they are reorganized. एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना ही नष्ट होते, ना ही डिस्ट्रॉय होते, और ना ही नया जन्म लेते, ना ही प्रोड्यूस होते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह रीऑर्गेनाइज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रीऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए, ये देखिए आपको हाइड्रोजन, आप लिखते हैं ना 2H2 plus O2 is equal to 2H2, इसी को मैं लिख रहा हूँ 2 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, 2HO and H। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। एक चीज देखिए, before reaction you have 2 into 2 4 hydrogen atom, and after reaction you also have 2 into 2 4 hydrogen atom. Before reaction you have 2 oxygen atoms, and after reaction you also have 2 oxygen atoms. It means the number of atoms remain conserved during any chemical reaction. ठीक है, किसी भी एलिमेंट के एटम ना ही क्रिएट हुए, मतलब ना ही बढ़े और ना ही डिस्ट्रॉय हुए, या ना ही खत्म हुए, कम हुए, बल्कि जितने भी एलिमेंट्स के जितने एटम्स बिफोर रिएक्शन थे, उस एलिमेंट के उतने ही एटम्स आफ्टर रिएक्शन भी हैं। इसमें कोई भी चेंज आपको नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज देख सकते हैं कि पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, लेकिन अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। मतलब ये खत्म नहीं हुए, ये नए बने भी नहीं, बल्कि ये रीऑर्गेनाइज हुए। मतलब पहले किसी और से जुड़ा हुआ था और अब किसी और से जुड़ गया, पहले किसी और से जुड़ा हुआ था और अब किसी और से जुड़ गया। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? चलिए सारा नोट करिए, सारा नोट करिए आप लोग।
पांचवा पॉइंट एक बार और देखिए, छोटू कुमार का डिमांड, छोटू कुमार का डिमांड कि क्या लिखा हुआ, एटम्स इन ए केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में आर नीदर क्रिएटेड, मतलब एटम आप क्रिएट नहीं कर सकते, नया एटम नहीं बना सकते, नॉर डिस्ट्रॉय, और ना ही पहले से एटम जो है उसको आप खत्म कर सकते, हाँ उनका रीऑर्गेनाइज जरूर कर सकते, ठीक है। आप एक चीज देखिए, बिफोर रिएक्शन हाइड्रोजन के 2 और गुने 2 4 एटम है, यहाँ पे 2 गुने 4 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, यहाँ भी 2 एटम्स है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों के नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन एंड नंबर ऑफ एटम्स आफ्टर रिएक्शन दोनों सेम है कि नहीं, दोनों सेम है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें कि तो क्या क्या हुआ इनके साथ, तो पहले देखिएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, लेकिन अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से नहीं जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन इज नो लॉन्गर अटैच्ड विद द अदर हाइड्रोजन एटम, इट इज अटैच्ड विद ऑक्सीजन एटम, सो there is a reorganization, rearrangement of atoms. This is called chemical reaction. This is called chemical reaction. Chemical reaction इसको कहा जाता है। छोटू कुमार, छोटू कुमार, अब हम समझते हैं कि एटॉमिक मास वगैरह क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फार्मूला मास क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, इन सब चीजों की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है। पढ़ेंगे आगे, सुनो, अब एटॉमिक मास वगैरह जो है सी में कल उठाता हूँ, ठीक है, अब पका के मत चाहिए, कल हम आराम से उठाते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास आज लेने से भी कोई फायदा नहीं। आप थोड़ा एक काम करिएगा, एटम में अंदर में, एटम के अंदर में क्या क्या होता है, तो एटम के अंदर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं, एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, और एटम के अंदर में न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये तीनों चीज आप कल देख करके आइए, ठीक है। और हम बहुत रफ्तार से आगे बढ़ने वाले, आप साथ दीजिए, ठीक है। आज यहाँ पर रुकते हैं, कल हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल। क्योंकि अब टॉपिक थोड़ा दूसरा हो जाएगा, तो टॉपिक 2-4 मिनट चालू करके रखने से कोई, हाँ, आप लोग एटम के अंदर में क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, आपके सिलेबस में न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, तो न्यूट्रॉन अकेला हो तो उसका मास क्या होता है, अकेले न्यूट्रॉन का, एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, एक प्रोटॉन का मास क्या होता है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ठीक है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करते रहते हैं, उनका क्या होता है, मास, एक इलेक्ट्रॉन का, ये सब कल देख करके आइए रिवीजन में, ठीक है। मैं आज रुकता हूँ यार, कल हम लोग और अच्छा सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।